I welcome you all on the Fast Track Defense channel. In this video, we are going to discuss a complete detail about the PIQ form. As you all are aware that NDA 148 SSB is about to come, CDS SSB is about to come, Air Force SSB is about to come, and many more SSBs in future like ACC entry, INET entry, TES entry, even 10+2 BTech entry is about to come. So in all the SSB, as you get screened in, the first obstacle after screening is the filling up of the PIQ, and many of the candidates who does a mistake while filling up the PIQ फॉर्म. मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको एक PIQ फॉर्म किस तरह से फिलअप करना चाहिए, उसमें कहां पे क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए. तो मैं एक बार इसे स्क्रॉल करके आपको एक बार दिखा देता हूं कि इस PIQ फॉर्म में क्या क्या आपको फिलअप करना होता है. एक बार आप इसे देख लें. और इस PIQ फॉर्म को फिलअप करने वक्त आपको कुछ सावधानी बरतना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा. टिप्स यही है कि जब आपको ये PIQ फॉर्म मिले तो सबसे पहले आप देखें कि क्या ये दोनों साइड प्रिंटेड है. एक पेज होगा, इसका दोनों साइड प्रिंट होना चाहिए. टिप नंबर 1. टिप नंबर 2 कि जब आप इसे फिल करोगे तो इसमें कोई ओवर राइटिंग या फिर कोई स्ट्राइक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए. ये हो गया टिप नंबर 2. और टिप नंबर 3 तो यही आप करें कि जब आप PIQ फॉर्म फिलअप करें तो ट्राई करें कि आप जितना भी चीज़ फिलअप करो वो सारे कैपिटल लेटर में होने चाहिए. क्योंकि जब आप कैपिटल लेटर में फिल करोगे तो जो इम्प्रेशन बनेगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर को, GTO को, या फिर जिनके पास ये PIQ फॉर्म जाता है, वो इम्प्रेशन काफ़ी शानदार होने वाला है. इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कंप्लीट PIQ फॉर्म को ओनली कैपिटल लेटर में ही फिलअप करो. उसके बाद एक लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन, वही इनपुट आपको मेंशन करना है जो कि आपसे पूछा गया हो. डोंट राइट एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अदर दैन व्हाट इज़ नॉट आस्क्ड इन द PIQ फॉर्म. सो मैं आपको इस PIQ फॉर्म के बारे में एक कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ. इस वीडियो में अंत तक बने रहें. फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है अनअकैडमी की तरफ से. अपडेट यही है कि अभी अनअकैडमी के सभी कोर्सेज पे 20% का ऑफ डिस्काउंट चल रहा है और इसे 31 जनवरी से 2 फरवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया. इसे आप भी ले सकते हैं. अनअकैडमी के कोई भी कोर्स, NDA SSB कोई भी कोर्स परचेस करने से पहले आपको सिंपली एक कोड डालना होगा FD10, ताकि आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाए. और अगर आप अपने एयरफोर्स एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स लाया है जहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस कराए जाएंगे. और आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ एजुकेटर्स देख सकते हैं. ये 2 फेब से 2 अप्रैल तक चलने वाला है ये ब्रह्मोस एयरफोर्स बैच. सिमिलरली अगर आप अपने NDA एग्जाम की प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करना चाहते हैं तो अभी 60 डेज का एक क्रैश कोर्स आया है जहाँ पे आप लिस्ट ऑफ एजुकेटर्स भी देख सकते हैं. और ये 2 फरवरी से 31 मार्च तक यहाँ पे आपको कंप्लीट रणभूमि 2.0 जहाँ पे आप कंप्लीट बैच कराए जाएंगे. और यहाँ पे आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी फायदा उठा सकते हैं जहाँ पे आपको प्लस का बेनिफिट तो मिलेगा ही, प्लस आपको इंडिविजुअल मेंटरशिप भी अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पे मिल जाएगा. और यहाँ पे इसके प्राइसेस देख सकते हैं 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के. और कोई भी कोर्स परचेस करने से पहले आपको सिंपली FD10 टाइप करेंगे तो आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा. फ्रेंड्स, अगर आप NDA का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का और 20% डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि अभी अनअकैडमी पे प्राइस हाइक होने वाला है, तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस टाइप का कुछ इंटरफेस ओपन होगा. यहाँ पे 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ और 3 मंथ के ये कंप्लीट प्राइसेस आपको पे नहीं करने. पे करने से पहले यहाँ पे आपको एक रेफरल कोड मांगा जाएगा जहाँ पे आप FD10 टाइप करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा 30 और 31 दिसंबर के दिन. सिमिलरली अगर आप एयरफोर्स, नेवी या फिर कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आपको ये कंप्लीट प्राइसेस पे नहीं करने हैं. पे करने से पहले आपको यहाँ पे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा. उस रेफरल कोड में आप FD10 टाइप करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के सभी कोर्सेज पे. इस दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं. सो फ्रेंड, अब वापस आते हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पे. सो जो ये PIQ फॉर्म को मैं आपको बारीकी से A to Z आपको एक पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ. आप उसे कान खोलकर ध्यान से सुने, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. और ये PIQ फॉर्म का जो इंप्रेशन बनता है SSB में, या आप कोई भी SSB में जा रहे हो, इसका इंप्रेशन काफ़ी शानदार होता है सारे ऑफिसर्स, GTO, इंटरव्यूइंग ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट के सामने. तो सबसे पहले तो ये जो टॉप में लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, इसमें सारा आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही होने वाला है. इसमें आपका अचीवमेंट वगैरह, स्पोर्ट्स में आप कौन से स्पोर्ट्स खेलो, ये सब वगैरह होने वाला है. और यहाँ पे जो ये DIPR वगैरह जो लिखा हुआ है, ये इससे आपको कोई
प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट यहाँ पे है OIR में जैसे कि आप स्क्रीनिंग के पहले जो एक टेस्ट होता है OIR, उसमें आपको वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट जो होता है, इस दोनों टेस्ट में आपको जितना भी मार्क्स आएगा वो मार्क्स टोटल एडअप करके यहाँ पे आपको लिख देंगे। आप जैसे ही आप PIQ फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके बाद जितना मार्क्स आपको आएगा वो मार्क्स आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। उसके बाद ही ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर, GTO और साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा। ये एक एक कॉपी तीनों के पास जाएगा। इसीलिए मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी आपका अभी OIR का स्कोर आता है आप उतना ही रखें, ज़्यादा एडवांस वगैरह प्रैक्टिस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वैसा नहीं कि आप कहीं इंटरनेट वगैरह से या मार्केट वगैरह से कहीं पे आप गए और कोई बुक वगैरह परचेस किए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए OIR के, और इतना प्रैक्टिस किए कि बाकी सबको प्रैक्टिस करना भूल गए। TAT WAT लेक्चरेट वगैरह को प्रैक्टिस करना ही भूल गए और सारा दिन ही OIR पे निकाल दिया और लास्ट में OIR रेटिंग 1 ले आया। और जब इंटरव्यू में आपसे OIR रेटिंग के 1 के क्वेश्चन पूछे गए तो अब आप उसके जवाब ही नहीं दे पाए, तो ये भी आपके लिए एक काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। यहाँ पे OIR जो स्कोर आता है उसको अलग अलग रेटिंग में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि रेटिंग 1, रेटिंग 2, रेटिंग 3, रेटिंग 4, रेटिंग 5। रेटिंग 1 को बेस्ट रेटिंग माना जाता है और रेटिंग 5 को वर्स्ट रेटिंग। तो आपको तो सबसे पहले 5 और 4 में नहीं आना है, आपको रहना है आइदर 3, 2 और 1। अगर आपका लेवल सही में 1 है तो आप 1 रह सकते हो। अगर आपका लेवल 1 नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं प्रैक्टिस कर कर के 1 तक जाऊंगा, तो ये आपके लिए काफ़ी मतलब गलत साबित होने वाला है। क्योंकि जब आप 1 में प्रैक्टिस कर कर के ले आओगे तो जो क्वेश्चंस आएंगे आपके इंटरव्यू में, जो क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे वो उसका लेवल भी OIR 1 ही होने वाला है। इसीलिए आपका जो लेवल है उसी पे रहें, उसी पे बरकरार रहें। OIR उतना मैटर नहीं करता है कि आपको 1 ही लाना है, इवन आप 2 भी लाएंगे, 3 भी लाएंगे तो भी आपका रिकमेंड होने का चांस रहता है। सो ये था आपका OIR का फंडा। देन आपका जो नेक्स्ट कॉलम है, ये नेक्स्ट कॉलम तो आपको वहीं पे फिलअप करना होगा। ये जो आपका नेक्स्ट कॉलम है ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, सिलेक्शन बोर्ड नंबर एंड प्लेस। ये जो कॉलम है यहाँ पे, इस कॉलम में आपको फिलअप करना है सिलेक्शन बोर्ड, उसके बाद प्लेस और फिर उसके बाद उसका बोर्ड नंबर। पिछली वीडियो में जब मैं उस वीडियो का जो टाइटल था कि हाउ टू सेलेक्ट द डेट एंड SSB डेट एंड द अलोकेशन ऑफ द बैच, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो SSB में जैसे ही आप जाएंगे तो उसमें कई सारे बोर्ड्स हैं और बोर्ड के अलग अलग नंबर दिए गए हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इलाहाबाद बोर्ड को ले रहा हूँ। इलाहाबाद एक सेंटर है और इलाहाबाद में 5 अलग अलग बोर्ड है और पांचों बोर्ड का अलग अलग सेपरेट डिवाइड करने के लिए एक नेम दे दिया गया है। जैसे कि एक हो गया 14 SSB, एक हो गया 18 SSB, एक हो गया 34 SSB, एक हो गया 19 SSB। तो इस टाइप से अलग अलग उसका नेम दे दिया गया है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन बोर्ड नंबर एंड प्लेस, तो यहाँ पे आपको अगर आपका इलाहाबाद आता है अगर आपका, तो वहाँ पे अपने हिसाब से जो आपको अलॉट किया जाएगा वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको बैच नंबर भी वहीं पे मिल जाएगा, चेस्ट नंबर भी आपको जो मिलेगा वहीं फिलअप करना है। उसके बाद आपको UPSC का रोल नंबर जो आपको होगा आप यहाँ पे फिल कर देंगे। और ये जो चेस्ट नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चेस्ट नंबर आपको स्क्रीनिंग के बाद वाला ही लिखना है। स्क्रीनिंग के वैसा नहीं कि आप गए और पूरे मूड में स्क्रीनिंग होने के बाद आप स्क्रीनिंग के पहले ही वाला चेस्ट नंबर लिख दे देंगे। क्योंकि जो स्क्रीनिंग के पहले वाला चेस्ट नंबर होगा वो तो आपसे ले लिया जाएगा और नया वाला चेस्ट नंबर दिया जाएगा। इसीलिए आपको नया वाला चेस्ट नंबर यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से भरना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपसे इनपुट्स मांगा गया है वो है आपका नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे नेम आपको कैपिटल में ही देना है। वैसे तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि इन कैपिटल, लेकिन मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरा इन्फॉर्मेशन ही कैपिटल में दो। तो यहाँ पे आपको नाम कैपिटल में लिखना है, फिर आपको अपना फादर का नाम भी यहाँ पे कैपिटल में लिख देना है यहाँ पे। इसके बाद जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, ये फोर्थ वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ABC 3 अलग अलग इंपॉर्टेंट जो अलग अलग कॉलम है। एक है प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंट, एक है प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंट, एक है प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंट। देखिए इसका मतलब क्या होता है। मैक्सिमम रेजिडेंट मतलब मैक्सिमम टाइम आप कहाँ पे बिताए हो, प्रेजेंट रेजिडेंट मतलब अभी कहाँ रह रहे हो, परमानेंट मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपका जो जन्म स्थान है वो आपसे पूछा जा रहा है परमानेंट रेजिडेंट में। अगर आपका तीनों सेम हो
तो ऐसा नहीं है कि आप एक यहाँ पे फिलअप कर दें और यहाँ पे सेम लिख दें, यहाँ पे सेम लिख दें, नहीं। एसएसबी में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। वैसे नहीं कि ऊपर में एक एड्रेस लिख दिया और बाकी उसके नीचे में सेम, उसके नीचे में सेम लिख दिया, वैसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे जो प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंट है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्लेस का नाम कमा डिस्ट्रिक्ट कमा स्टेट। तो इन द सेम फैशन आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। अब आपको फिलअप कैसे करना होगा, तो अगर आप कोई रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे विलेज का नेम देना है, कमा आपका विलेज किस डिस्ट्रिक्ट में आता है वो देना है, कमा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, इस टाइप का हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आपका तीनों सेम हो तो यहाँ भी सेम चीज़ ये आपको यहाँ पे देना है, यहाँ पे देना है, यहाँ पे देना है, सेम आपको कॉपी कर देना है। और यहाँ पे आप सेम मत लिख देना, क्योंकि अगर आप सेम लिख दोगे तो वो जो इम्पैक्ट बनेगा इंटरव्यू ऑफ ऑफिसर को, तो वो इम्पैक्ट सही नहीं होने वाला है। और अगर आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो तो वो आप अपना यहाँ पे टाउन का नाम और या अपने एरिया का नाम दे सकते हो, और वो एरिया किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है और आपका स्टेट क्या है। सिमिलरली आप अपने हिसाब से अपना मैक्सिमम प्रेजेंट और परमानेंट रेजिडेंट को फिलअप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है वेदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नॉट, मतलब क्या जो आपका रेसिडेंट है क्या आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बिलोंग करते थे। अगर येस तो आपको यहाँ पे सिंपली येस पे टिक, येस आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है वेदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नॉट, अगर आप बिलोंग करते हो तो येस और नहीं करते हो तो सिंपली आप यहाँ पे नो लिख सकते हो एज पर योर चॉइस। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपका यहाँ पे डिटेल पूछा गया है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, रिलीजियन, वेदर SC/ST और OBC, मदर टंग, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको आपका मैरिटल स्टेटस। सो जो यहाँ पे आपको स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट जिस फैशन में यहाँ पे आपको फिलअप करना है, स्टेट आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे कि अगर आप लेट से कोई साउथ इंडिया वाले स्टेट से बिलोंग करते हो, लेट से या आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दो फुल नेम। वैसा नहीं कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे लिख दोगे सिर्फ UP। SSB में कोई शॉर्टकट नहीं चलता है। या फिर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे MP लिख दो, वैसा नहीं, आपको फुल नेम अपना स्टेट का यहाँ पे लिखना है, उत्तर प्रदेश, और एंड करके अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर देना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। रिलीजियन ये तो आपको पता होगा, आप अपने हिसाब से भर दीजिएगा, और ये SC/ST अपने हिसाब से भर दीजिएगा। मदर टंग भी आपका जो भी मदर टंग हो आप यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सबसे पहले डेट लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर आपका ईयर लिखना है। और ये तो आपको पता ही होगा, मेरे को बताने को उतना ज़रूरत नहीं है। आपका मैरिटल स्टेटस एज पर योर चॉइस यू कैन फिल। उसके बाद पेरेंट्स अलाइव और नॉट, इफ़ योर पेरेंट्स आर अलाइव पुट ऑन दी ऑप्शन, टिक ऑन दी ऑप्शन यस, अदरवाइज यू टिक ऑन दी ऑप्शन नो। और अगर आप नो पे टिक करते हो तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, इफ़ नॉट अलाइव योर एज एट द टाइम ऑफ योर पेरेंट्स डेथ, मतलब आपके पेरेंट्स के डेथ के समय आपका एज क्या था, वो एज यहाँ पे लिखना है, ईयर्स में लिखना होगा, जैसे कि बीट लाइक 16 ईयर्स 20 ईयर्स, मतलब जो भी हो एज़ पर योर चॉइस। सो अब यहाँ तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पेरेंट्स के डिटेल्स, ऑक्यूपेशन और इनकम के बारे में। और ये वाला ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे आपका जो फैमिली का जो बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड इसी से पता चलने वाला है इंटरव्यूइंग ऑफिसर को, या फिर कोई भी साइकोलॉजिस्ट वगैरह, मतलब जिनके पास आपका PAQ फॉर्म ज़्यादा हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आपका जो फैमिली मेम्बर्स का नाम यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन करना है, उनका ऑक्यूपेशन यहाँ पे मेंशन करना है, फिर उनका इनकम पर मंथ यहाँ पे मेंशन करना है। तो सबसे पहले आप अपना फादर का एजुकेशन यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी आपका मतलब फादर का डिग्री वगैरह हो या फिर इंटरमीडिएट हो, एज़ पर द क्वालिफिकेशन यू कैन राइट हियर। और अभी क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन और उनका इनकम। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे पूछा गया है इनकम पर मंथ, इसीलिए वैसा नहीं कि हड़बड़ी में आप इनकम पर ईयर लिख दो, वैसा नहीं करना, आपको इनकम पर मंथ ही लिखना होगा। Similarly for your mother, same thing you have to write here. Similarly for your, if you have any other guardian, like आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स हो तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और अगर कोई इनकम नहीं है, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स तो हाउस वाइफ होंगे, तो हाउस वाइफ के मतलब कॉलम में अगर इनकम नहीं है तो सिंपली आप वहाँ पे डैश क्लिक कर दो। और अगर कोई ऑक्यूपेशन नहीं है तो वहाँ पे आप डैश कर दो। जैसे कि कुछ लोग के ग्रैंड पेरेंट्स अभी अलाइव होंगे और वो लोग अगर ओल्ड हो गए होंगे तो उनका तो कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, तो आप यहाँ पे डैश कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट।
उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि अब आपके जो सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर, अगर आपका कोई एल्डर ब्रदर है तो आपको इस एल्डर वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा और ब्रदर वाले ऑप्शन पे टिक करना होगा। आपको यहाँ पे उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन, उसके बाद उनका इनकम पर मंथ आपको यहाँ पे लिखना। और अगर वो अभी स्टडी ही कर रहे हैं, लेट्स से योर एल्डर ब्रदर इज स्टडिंग, देन यू जस्ट राइट हियर परस्यूइंग द पर्टिकुलर स्टडी, लाइक इफ इज इन ग्रेजुएशन देन यू कैन राइट परस्यूइंग ग्रेजुएशन और यहाँ पे इनकम में डैश। सिमिलरली अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हो तो आप उसी तरह से यहाँ पे टिक कर दें यंग पे, और जो भी आपका भाई बहन हो आप वहाँ पे टिक कर दें और यहाँ पे उनका एजुकेशन अभी क्या कर रहे हैं उस एजुकेशन को यहाँ पे लिख दें, 600 700 मतलब जो भी हो एज़ पर योर चॉइस। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा गया है। नाउ दिस कॉलम इज ओनली फॉर यू, सो हियर यू हैव टू write your education qualification about the marks you scored and about any of the outstanding achievement if you have got in your schooling level or your college level. So यहाँ पे जो सबसे पहला है आपका 10th स्टैंडर्ड मैट्रिक हायर सेकेंडरी, मतलब 10th स्टैंडर्ड आप किस स्कूलिंग से की हो ये इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे लिखना है। मतलब आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना है जहाँ से आप 10th किए हो और वो कौन सा बोर्ड था। अगर सीबीएसई था तो आप यहाँ पे लिख दो सीबीएसई, या फिर अगर कोई स्टेट बोर्ड था तो उस स्टेट का नाम लिख दो। आप किस ईयर कंप्लीट किए हो वो सिर्फ ईयर आपको लिखना है, आपको कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं, आपका मीडियम क्या था, उसके बाद आप बॉर्डर थे या डे स्कॉलर थे तो ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद अगर कोई आपका अचीवमेंट आया, अचीवमेंट में काफ़ी सारे कैंडिडेट को डाउट हो जाता है। अचीवमेंट में मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, अचीवमेंट में आपको लिखना है कि क्या आप 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में कोई सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हो गया अपने स्कूल में, लाइक यू कैन राइट टॉपर इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इन स्कूल, यहाँ पे आप लिख सकते हो। या फिर अगर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किए हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि टॉपर इन डिस्ट्रिक्ट इन 10th बोर्ड, मतलब कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, कोई यूनिक अचीवमेंट। अब जैसे कि आप कोई लेट से आप साइंस सब्जेक्ट में अपने स्कूल में टॉप किए थे तो वो अचीवमेंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सिमिलरली सेम थिंग आपको अगले वाले कॉलम में करना है। 12th के मार्क्स 10+2 इक्विवेलेंट, मतलब 12th स्टैंडर्ड जिस भी स्कूल से किए हो उस स्कूल का पूरा नाम यहाँ पे लिखना है। वैसा नहीं कि आप अगर दिल्ली पब्लिक स्कूल से किए हो तो सिंपली आप DPS लिख दो, वैसे नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट नेम लिखना है, फुल नेम। उसके बाद वो किस बोर्ड से है, सिमिलरली आप किस ईयर कंप्लीट किए हो, आपको कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं, सिमिलरली आपका मीडियम, आप बॉर्डर से या डे स्कॉलर थे, सिमिलरली आपको कोई अचीवमेंट हो, जैसे कि आप अगर 12th बोर्ड में कहीं पे टॉप किए हो, या फिर क्या आपका लेट से जेई में अच्छा मार्क्स आया था और आपका कहीं और जगह सिलेक्शन हो गया है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। मतलब 12th के इक्विवेलेंट के लेवल पे, 12th के इक्विवेलेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बोर्ड, 12th के इक्विवेलेंट के लेवल पर लेट से आप जेई वगैरह में कोई अच्छा स्कोर किए हो, नीट वगैरह में कोई अच्छा स्कोर किए हो, अगर आप एग्जाम दिए होगे तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लाइक ऑल इंडिया रैंक समथिंग इन नीट, ऑल इंडिया रैंक समथिंग इन जेई मेंस और जेई एडवांस, बेस्ड ऑन योर अचीवमेंट व्हाट यू हैव गॉट। सो ये था आपका 10+2 इक्विवेलेंट। यहाँ पे आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है, कोई ओवर राइटिंग नहीं करना है, कोई स्ट्राइक नहीं करना है और सारे कैपिटल लेटर में होने चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद अगर आप CDS एंट्री के लिए जा रहे हो तो सिमिलरली आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद वाले कॉलम में आपके फुल इंस्टीट्यूशन, मतलब आप ग्रेजुएशन किस कॉलेज से किए हो, किस यूनिवर्सिटी से किए हो, उस यूनिवर्सिटी फुल इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे वो किस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, मतलब कौन से यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। लाइक अगर हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेजेस हैं, अगर लेट से आप यहाँ पे लिखते हो दयाल सिंह कॉलेज, जैसे कि दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, तो सिंपली आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा DU दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपको शॉर्ट में भी नहीं लिखना होगा DU वगैरह, आपको यहाँ पे पूरा लिखना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई कॉलेज से बिलोंग करते हो तो। सिमिलरली आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो तो आप अपना यहाँ पे ईयर लिख सकते हो, और अगर कंप्लीट नहीं किए हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो परसुइंग। ये कंप्लीट में आप लिख सकते हो परसुइंग, मतलब अभी आप परस्यू कर रहे हो। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो सिमिलरली आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिलअप कर सकते हो बेस्ड ऑन योर अचीवमेंट इन एकेडमिक्स। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द PIQ फॉर्म। आई थिंक आपका अभी तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर अभी तक इसमें कोई डाउट हो तो अभी आप वीडियो को पॉज करें और जाएँ कमेंट सेक्शन में लिखें
और उसके बाद आप आगे वीडियो में कमेंट कंटिन्यू रखें। सो अब हम आते हैं अपने वीडियो के सेकेंड पार्ट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये पार्ट उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना फर्स्ट पार्ट था। यहाँ पे आपसे यहाँ पे पूछा गया है आपका एज इन ईयर्स एंड मंथ। सो एक चीज़ आपको ध्यान में यहाँ पे देना होगा, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, लेट से आपका डेट ऑफ बर्थ 16/7/2003 हो, तो आप अभी फ़िलहाल द डे आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो आप लगभग अभी 19 साल के होगे 18 साल 6 मंथ। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 18 ईयर्स एंड 6 मंथ। वैसा नहीं कि सिर्फ आप 18 ईयर्स लिख के छोड़ दो, तो क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप कितने मंथ के भी हो, तो यहाँ पे आपको अपना मंथ भी मेंशन करना है। सिमिलरली एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट मिस्टेक कर देते हैं। आपका हाइट पूछा गया है इन मीटर, लेट से आपका हाइट है 172 सेंटीमीटर। तो वैसा नहीं कि मतलब फ्लो में आए, स्क्रीनिंग में स्क्रीन हो गए और एकदम मूड में आकर अपना हाइट सेंटीमीटर में लिख के चले आए 172 सेंटीमीटर, जो कि आप यहाँ पे गलत कर दिए हो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में साफ साफ यहाँ पे दिया गया हाइट इन मीटर। तो आपको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा 1.72 मीटर, इस टाइप से आपको यहाँ पे लिखना होगा, इस लाइन के ऊपर लिखना होगा। सिमिलरली आपका यहाँ पे वेट लिखना है किलोग्राम में, तो आप अपना वेट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम आते हैं 9th वाले कॉलम पे। सो जो आपका 9th वाला कॉलम है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। अगर आप अभी से कोई कमाई कर रहे हो, कमाई का मतलब लेट से आप कोई ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दी हो, या फिर अगर आप ग्रेजुएट हो और कहीं पे आपके प्लेसमेंट हो गया है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। सो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली इनकम, आप अपना ग्रेजुएशन जो आप यहाँ पे ऑक्यूपेशन अपना आप लिख दो, उसके बाद आप यहाँ पे अपना इनकम लिख दो मंथली। यहाँ भी आपको मंथली इनकम ही देना है, ईयरली वगैरह नहीं देना है। सो ये था आपका पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद आता है आपका अचीवमेंट्स इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एंड CCA, दैट इज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़। सो सबसे पहले आता है आपका NCC। क्या आप NCC किए हो? अगर आप स्कूल लेवल में या फिर कॉलेज लेवल में या कहीं भी अगर आप NCC में पार्ट हो, तो आप सिंपली मेंशन कर दो, यस पे टिक कर दो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सिंपली आप यस में टिक मार दो। और अगर आप NCC किए हो तो आपको यहाँ पे अपना डिटेल्स भी देना होगा, अब देखिए यहाँ पे NCC जब आप यस फिलअप करोगे तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में आपके NCC एक्सपीरियंस के बारे में, एट प्रेजेंट NCC के DG मतलब डायरेक्टर जनरल कौन है, NCC का मोटो क्या है, NCC का एम क्या है, NCC कब फाउंड हुआ था, फिलहाल जो अभी रिपब्लिक डे हुआ था वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो रैली हुआ था वहाँ पे बेस्ट कैडेट किसको मिला, NCC के कितने सारे डायरेक्टरेट हैं। आपको A to Z कंप्लीट बेसिक नॉलेज ऑफ NCC होना चाहिए। क्या आप NCC में कोई कैंप किए हो, और कैंप में क्या आप राइफ़ल वगैरह यूज किए हो फायरिंग वगैरह में, और राइफ़ल यूज किए हो तो उसका राइफ़ल का कुछ पार्ट्स वगैरह के बारे में पूछ देंगे। आपका जो रेंज है, अगर आप फायरिंग किए होगे तो आपका रेंज कितना है, A to Z डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कोई डिटेल्स NCC के बारे में कि आपका ट्रेनिंग कितना है, आपका विंग क्या है, आपका डिवीज़न क्या है, आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिला है, तो सबसे पहले अगर आप लेट से कॉलेज में आप NCC ज्वाइन किए हो और आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में NCC में रहे हो, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दो टोटल ट्रेनिंग में 3 ईयर्स। और अगर आपका जूनियर विंग या फिर सीनियर विंग हो, बेस्ड ऑन दैट यू कैन राइट हियर। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो सीनियर विंग आर्मी। अगर आप आर्मी में हो तो आप यहाँ पे आर्मी लिख दो, और अगर आप एयर में हो तो आप यहाँ पे एयर विंग लिख दो, और या अगर आप नेवल विंग में हो तो आप यहाँ पे आप बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू राइट योर विंग हियर। उसके बाद आपका यहाँ पे डिवीज़न लिखना है। यहाँ पे आपको डिवीज़न मतलब सीनियर या फिर जूनियर। अगर आप कॉलेज में हो तो आप मोस्टली सीनियर डिवीज़न ही होगे, तो आप यहाँ पे बेस्ड ऑन दैट आप अपना सीनियर यहाँ पे लिख दो। सीनियर डिवीज़न आपको फुल यहाँ पे लिखना है, सीनियर डिवीज़न। वैसा नहीं कि सिर्फ सीनियर लिख के छोड़ दिए और काम बन गया, वैसे नहीं होता है।
उसके बाद आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिला है एनसीसी में, जैसे कि एनसीसी में अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट। तो आप यहाँ पे अपना अचीवमेंट भी लिख सकते हो। अगर आपको सी गया है मिल तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दो सी सर्टिफिकेट, और यहाँ पे फुल लिखना है पूरे कैपिटल लेटर में। सो ये था आपका एनसीसी का कंप्लीट डिटेल। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग लिखना है, आपका कौन सा विंग है, विंग मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, डिवीजन मतलब जूनियर या फिर सीनियर, सर्टिफिकेट मतलब ए और बी और सी। इस तरह से आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पे लिख देना है। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉलम की ओर। आपका अगला कॉलम ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आपके इंटरव्यू में, आपके क्वेश्चन इससे तो ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा आपका स्पोर्ट्स वाला कॉलम से। स्पोर्ट्स वाला कॉलम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे अब देखिए, स्पोर्ट्स में कुछ लोग बोलेंगे कि मैं बचपन में गुल्ली डंडा खेला हूँ, मैं फ्री फायर खेला हूँ, मैं पबजी खेला हूँ। ये सब आपको मेंशन नहीं करना है। स्पोर्ट्स का मतलब जो कि जिसको मतलब इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज़ किया जाता हो, जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, या फिर नेशनल लेवल पे कोई टूर्नामेंट होता हो, कबड्डी वगैरह, तो वो सब आपको मेंशन करना है। ये नहीं कि आप स्टार्ट किए लिखना गुल्ली डंडा से लेकर फ्री फायर, पबजी, हाइड एंड सीक सब चीज़ लिखकर भर डालें, वो सब नहीं। स्पोर्ट्स में भी आपको ध्यान से लिखना है कि उसके बाद कितने सारे ईयर्स तक आप उस स्पोर्ट्स को खेले हो, या कभी आप क्या स्कूल या कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी को कहीं पे रिप्रेजेंट किए हो, और वहाँ पे क्या आपका कोई अचीवमेंट रहा है, ये आपको मेंशन करना है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से वन कैंडिडेट इज़ राइटिंग अबाउट फुटबॉल। लेट्स से उन्होंने फुटबॉल खेला है, और फुटबॉल लेट्स से वे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में खेलना स्टार्ट किए, मतलब 3 साल तक खेले हैं। 3 years यू कैन राइट हियर, 3 years इन फुल। उसके बाद लेट्स से उन्होंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेड कॉलेज। और लेट्स से उनको रनर अप मिला, तो यहाँ पे वो लिख देंगे रनर अप। अब देखिए, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। आपको सबसे पहले फुटबॉल को लेकर स्क्रू किया जाएगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर के द्वारा। अब स्क्रू कैसे किया जाएगा, सबसे पहले पूछेंगे कि फुटबॉल के रूल्स बताओ, फुटबॉल के जो ग्राउंड होते हैं ग्राउंड के डायमेंशन बताओ, जो फुटबॉल होता है फुटबॉल का डायमीटर बताओ, फुटबॉल का वेट बताओ, और जो अलग अलग लाइन होते हैं जैसे कि मिड लाइन, हाफ लाइन, डी लाइन, उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछ देंगे कि इंडिया का फीफा में रैंकिंग क्या है, रिसेंट वाला फीफा किसने जीता था, अगला फीफा कहाँ होने वाला है, और फिलहाल जो 2020 ओलंपिक हुआ था उसमें फुटबॉल कौन जीता, या फिर फीफा के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल जानकारी होना चाहिए। या फुटबॉल में कौन कौन से अवार्ड्स हैं, कौन कौन से ट्रॉफीज़ हैं, इंडिया का उसमें क्या रोल है, इंडिया टीम का फुटबॉल कैप्टन क्या है, आपका फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है। और जब आप किसी को अपना फेवरेट फुटबॉल प्लेयर बोलते हो, जैसे कि मेसी को या फिर रोनाल्डो को या फिर किसी और को आप बोलते हो, तो आपको रीज़न देना है कि आप उन्हीं को क्यों फेवरेट मानते हो, क्यों नहीं अदर को मानते हो। मतलब उस फुटबॉल प्लेयर का ऐसा कौन सा क्वालिटी है जो आपको अट्रैक्ट कर लिया। मतलब इतने सारे कंप्लीट जानकारी आपको एक गेम के बारे में होना चाहिए। इसीलिए जब भी आप ये स्पोर्ट्स वाला सेक्शन फिलअप करने के लिए बैठो तो आपको सोच समझ के भरना है। वैसे नहीं कि आए पूरा मूड में, स्क्रीनिंग धोने के बाद आए एकदम फुल मूड में, उसके बाद स्टार्ट किए गेम्स एंड स्पोर्ट्स भरना, यहाँ पे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल पूरा लिख के भर दिए। वैसे नहीं, आप सिर्फ वही गेम लिखें जिसमें आपको नॉलेज हो और उसमें सही में आप रिप्रेजेंट किए हो। वैसे नहीं कि आप एक बार लिखना स्टार्ट कर दिए और इंटरव्यूइंग ऑफिसर को इम्प्रेस करने के लिए पूरा पेपर ही भर दिए गेम से। वैसे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 4 गेम्स मेंशन कर सकते हो, उससे ज़्यादा मेंशन नहीं करो। मैक्सिमम यू कैन मेंशन 4 गेम्स, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज द क्वेश्चंस विच विल बी पुट अप ऑन यू, it can be like more, if you put more than 4 games then it will be like you will be asked more and more questions। अगर आप सही में कई सारे गेम्स में पार्टिसिपेट किए तब आप मेंशन कर सकते हो, वरना मैक्सिमम यू कैन मेंशन 4, मिनिमम यू हैव टू मेंशन 3। मतलब 3 गेम तो आप मेंशन कर ही दो। और मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट आपने तो कभी ना कभी बैडमिंटन खेला ही होगा गली वगैरह में, या फिर गली या फिर मोहल्ला में, कभी ना कभी तो कबड्डी खेला ही होगा बचपन में, कभी ना कभी तो क्रिकेट तो खेला ही होगा, गली क्रिकेट या फिर कहीं पे पिच वगैरह बना के, मतलब क्रिकेट तो खेला होगा, ट्रम क्रिकेट, कहीं मतलब कोई भी क्रिकेट तो खेला होगा, रूम क्रिकेट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है आपका गेम कितने टाइम तक खेले हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बेस्ड ऑन दैट 3 years। और आप कभी आप रिप्रेजेंट किए हो तो यहाँ पे
अपना लिखो कि यस रिप्रेजेंटेड कॉलेज, रिप्रेजेंटेड स्कूल, और अगर आप स्कूल के टाइम में कोई मतलब गेम वगैरह खेलो तो वो भी लिखो। और वैसा नहीं कि अगर आप नर्सरी में कोई गेम खेलो तो वो लिख दो, वैसा नहीं। स्कूल के लेवल के टाइम का मतलब 8th स्टैंडर्ड के बाद से 8th स्टैंडर्ड के आफ्टर, इफ़ यू हैव प्लेड एनी गेम देन यू कैन मेंशन। Not like that if you have played any game in 3rd standard then you will write that represented school and won 2nd position, वैसे नहीं आपको यहाँ पे लिखना है। only if you have participated in any of the games after 6th standard, after 6th standard then you can write the particular game participation duration, any achievements based on the required thing, and maximum you try to write 4 and be prepared with each and every game. Here I gave the example of football, but in the similar fashion it can be asked on your favorite game of basketball. Like if you are writing basketball, they may ask how many players are there, what is the length of court, what is the height of that ring, and what is the diameter of ball, what is the weight of the ball, what are the rules, how many players play, who is your favorite player in the basketball, what is the unique quality which you like, and what is the position of India in the basketball tournament, what is the international tournament in basketball, what was the ranking of India in the international basketball ranking, which country won the 2020 Olympic basketball tournament. Each and every detail it will be asked, so be prepared with each and everything, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है। तो ये था, दिस वी हैव कंप्लीटेड द स्पोर्ट्स सेक्शन। आपका अगला इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। और आप कोई भी इंटरव्यू उठाकर देख लो, बी नॉट ओनली एसएसबी, आपसे ये हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट से तो आपसे सवाल पक्का आना है। अब देखिए यहाँ पे हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, मतलब हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट आपको यहाँ पे सोच समझ के लिखना होगा कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ लोग को मतलब बुक रीडिंग में अच्छा लगता होगा, जैसे कि नॉवेल रीडिंग, आप ये भी मेंशन कर सकते हो। कुछ लोग को गार्डनिंग करना पसंद आता होगा तो वो भी आप लिख सकते हो। कुछ लोग को न्यूज़पेपर रीडिंग में पसंद आता होगा तो वो भी आप लिख सकते हो। कुछ लोग को टेरारियम करना मतलब सही लगता होगा तो आप वो भी लिख सकते हो। सो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, कुछ लोग को नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता हो तो आप वो भी लिख सकते हो। मतलब आपका जो भी इंटरेस्ट है आप यहाँ पे मेंशन कर दें, और इस इंटरेस्ट और हॉबी से तो सवाल आना ही आना है। अब ऐसा नहीं कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर को इम्प्रेस करने के लिए हम कुछ भी हॉबीज़ लिख दें और 3-4-5 हॉबी लिख के चले आए, नहीं। मैक्सिमम ट्राई टू राइट 2 हॉबीज़, नॉट मोर देन दैट। सिर्फ 2 ही हॉबी लिखें, 2 हॉबी से ज़्यादा नहीं लिखें, क्योंकि आप 2 हॉबी से ज़्यादा लिखें और इंटरव्यूइंग ऑफिसर को मूर्ख बनाने का प्रयास करें तो वो तो आपको पकड़ ही लेगा। और क्योंकि आपसे वैसे क्वेश्चन पूछेगा पूरा घुमा फिरा के और आपको पकड़ ही लेगा। सो आपको यहाँ पे ध्यान देकर लिखना है। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट से तो श्योरली सवाल आने वाला है। लेट से आप यहाँ पे लिखते हो न्यूज़पेपर रीडिंग, में एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप यहाँ पे लिखते हो न्यूज़पेपर रीडिंग तो आपसे कुछ करंट अफेयर्स के सवाल पूछ देगा। इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल आस्क लाइक टेल मी 5 इंटरनेशनल एंड 5 नेशनल न्यूज़ विच यू हैव रेड यस्टरडे। आप मतलब अगर न्यूज़पेपर रीडिंग सही में करते हो तब तो आप बता दोगे, और अगर आप नहीं करते हो तो मतलब आप क्वेश्चन देख के ही शॉक हो जाओगे कि ये क्या दिया पूछ। इसीलिए आपको सिर्फ वही इंटरेस्ट और हॉबीज़ लिखना है जो आप सही में करते हो। डोंट राइट एनी अनवांटेड थिंग। और अगर आपके पास अभी कोई हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट नहीं है, लेट्स से कुछ लोग बोलें कि मेरे पास तो कोई हॉबीज़ ही नहीं है, तो अभी से आप कोई एक हॉबीज़ लो और उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। लगभग अगर आप 1 मंथ तक उसको डेडिकेटेडली करोगे सही से, लगभग अराउंड 30 to 35 मिनट्स उसको एक दिन में दोगे 1 मंथ के लिए, तो आपका उसमें काफ़ी पकड़ हो जाएगा और उसमें आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी टैकल कर लेंगे। जैसे कि कुछ लोग को मतलब सुडोकू सॉल्विंग में उनको मन लगता होगा, कुछ लोग को पजल सॉल्विंग में मन लगता होगा, कुछ लोग को क्यूब होता है एक, मतलब रूबिक्स क्यूब होता है, रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में मन लगता है, तो आप ये भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मतलब आपको जो चीज़ करने में मन लगता है और वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। वैसा नहीं कि आपको मन लग रहा है और उससे आपको हानि पहुँच रहा है, तो वो सब आपको नहीं लिखना है। वही चीज़ जिसमें आपको मन लगे, जो आप फ्री टाइम में करते हो और वो चीज़ प्रोडक्टिव होना चाहिए, तभी आपका वो हेल्पफुल होने वाला है आपके एसएसबी में। उसके बाद आते हैं अपने अगले कॉलम पे। अगला कॉलम है पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़।
ये कॉलम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको सवाल ज़रूर से ज़रूर बनेगा इंटरव्यू में। और ये कॉलम भी, दिस कॉलम इज अगेन सिमिलर टू द स्पोर्ट्स कॉलम। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे हैं कि उनको लग रहा होगा कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे कि आप स्कूल लेवल में या फिर कॉलेज लेवल में अगर कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट की हो, जैसे कि क्विज़, के अलावा डिक्लेमेशन, डिबेट, स्टोरी टेलिंग, एस्से राइटिंग या फिर रेसिटेशन, इन सारे एक्टिविटीज़ में आप अगर कोई एक एक्टिविटीज़ या फिर जितने भी एक्टिविटीज़ में अगर आप भाग लिए हो तो आपको इन द सेम फैशन एज यू रोट इन द स्पोर्ट्स सेक्शन, इन द सेम फैशन यू विल हैव टू राइट हियर एज वेल। लाइक लेट से आपने क्विज़ में पार्टिसिपेट किया तो आप यहाँ पे लिख दें क्विज़, और आपका पार्टिसिपेशन का ड्यूरेशन कब था, मतलब आप कौन से ईयर में पार्टिसिपेट किए, तो आप वो वाला ईयर यहाँ पे मेंशन कर दें। और क्या आपका कोई अचीवमेंट रहा है, क्या अगर आप क्विज़ में कहीं पे पार्टिसिपेट किए हो, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किए हो या अपने हाउस को रिप्रेजेंट किए हो, तो क्या आपका कोई अचीवमेंट है, क्या आप फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन या कोई अलग अचीवमेंट जीते हो, तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और अगर आपका लेट से आपने लिख दिया कि आपने डिबेट में पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पे डिबेट लिखने के बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आप किस ईयर डिबेट में पार्टिसिपेट किए हो और आपका उसमें अचीवमेंट क्या रहा है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन उतना ही बनेंगे जितने आपसे स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से बनने वाले हैं, एनसीसी वाले सेक्शन से बनने वाले हैं और आपके हॉबीज़ वाले सेक्शन से बनने वाले हैं। लेट से आपने यहाँ पे क्विज़ दिया लिख दिया, तो आपसे जो कुछ 2-3 जीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे आपको टेस्ट करने के लिए कि क्या आप सही में यहाँ पे लिखा है। इसीलिए मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपने सही में किया हो वही लिखें। इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास न करें, अंत में आप ही ये बेवकूफ़ बन जाएंगे। So with this we have completed the extra curricular activities. Now we are coming to the position of responsibilities। और ये वाला कॉलम तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या अभी तक अपने 6th स्टैंडर्ड के बाद, 6th स्टैंडर्ड के बाद से अभी तक क्या आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है क्या आप कभी क्लास मॉनिटर रहे हो, क्लास कैप्टन रहे हो, या क्या आप कभी हाउस कैप्टन रहे हो, या फिर अपने स्कूल के जो हेड होते हैं, क्या आप कभी स्कूल हेड रहे हो, स्कूल के वाइस हेड रहे हो, क्या आप क्लास मॉनिटर रहे हो, या फिर क्या आपने कभी कोई ऐसा प्रोग्राम कंडक्ट कराया जिसमें आप लीडर थे। लेट से आपने सरस्वती पूजा ऑर्गेनाइज़ किया अपने एरिया में, अपने गांव में, और उसमें आप लीडर थे, आप पूरे टीम को लीड कर रहे थे, ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि हाँ क्या करना है, किस तरह से करना है, तो आप वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे भी आप जेन्युइनली मेंशन करो, वैसा नहीं है कि आप सिर्फ इंटरव्यूइंग ऑफिसर को दिखाने के लिए आपने लिख दिया कि क्लास कैप्टन इन द क्लास 12 स्टैंडर्ड। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लास कैप्टन लिखेंगे तो आप इंटरव्यू के रूम में जाएंगे तो आपसे पूछ देगा कि टेल मी 5 रोल्स ऑफ क्लास कैप्टन। और जब आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो उनको लगेगा कि आप झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आप क्लास कैप्टन थे। इसीलिए वही चीज़ लिखें जो आप किए हो। अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है तो आप सिंपली यहाँ पे डैश कर दें, क्योंकि इसी में आपका फ़ायदा होने वाला है। वैसा नहीं कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर को दिखाने के लिए आपने लिख दिया कि ऑर्गेनाइज दिस मेला, दैट मेला, दिवाली मेला इन स्कूल, दिवाली मेला इन कॉलेज, डिड दैट, डिड दिस। ये सब कुछ नहीं आपको काम करने वाला है। आपको सिर्फ वही लिखना है जो आपने किया हो, और क्वेश्चन भी उसी से पुटअप किए जाएंगे आपके इंटरव्यू में, और उससे आप आंसर भी आसानी से दे पाएंगे अगर आपने सही में किया हो तो। सो यहाँ पे भी आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास न करें। अब हम आते हैं अपने 12वें कॉलम पे। 12वां कॉलम था आपका नेचर ऑफ कमीशन, चॉइस ऑफ सर्विसेज। अगर आप एनडीए एंट्री या फिर टीएस एंट्री या फिर बीटेक एंट्री, मतलब 12th के बाद वाले एंट्री में जा रहे हो, तो आपका तो नेचर ऑफ कमीशन परमानेंट कमीशन होने वाला है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दो परमानेंट कमीशन और चॉइस ऑफ सर्विसेज। मतलब अगर आप आर्मी के लिए जा रहे हो तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दो आर्मी,
या फिर अगर आप एयरफोर्स के लिए जा रहे हो तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दो एयरफोर्स, या फिर अगर आप नेवी के लिए जा रहे हो तो आप अपने चॉइस से वहाँ पे लिख सकते हो। और या अगर आप ग्रेजुएट एंट्री हो, आप शॉर्ट सर्विस के लिए जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे परमानेंट नहीं बल्कि यहाँ पे टेम्पररी लिखना होगा। और अगर आप आईएमए के लिए जा रहे हो तो आपको यहाँ पे आर्मी लिखना होगा। अगर आप आईएनए के लिए जा रहे हो तो आपको यहाँ पे नेवी लिखना होगा। एयरफोर्स के लिए जा रहे हो तो आपको यहाँ पे एयरफोर्स लिखना होगा। तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट थिंग। और इससे एक क्वेश्चन क्या बनेगा, लेट्स से आपने यहाँ पे लिख दिया चॉइस ऑफ सर्विसेज एयरफोर्स। अब देखिए एयरफोर्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में, आपसे पूछ देगा कि टेल मी विच एयरक्राफ्ट यू वांट टू फ्लाई, व्हाई यू वांट टू फ्लाई ओनली दैट एयरक्राफ्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट एयरक्राफ्ट, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दैट एयरक्राफ्ट, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट्स आर देयर इन दैट, हाउ मेनी एयरफोर्स स्टेशन इज देयर इन योर स्टेट, हाउ मेनी एयरफोर्स स्टेशन इज देयर इन दैट दिस। मतलब एयरफोर्स से रिलेटेड जितना भी सवाल हो, टेल मी द rank in the air force, who is the present air chief marshal in the air force, they may ask about Mi-17V5 हेलीकॉप्टर, जिसमें जो फर्स्ट सीडीएस का जो क्रैश हुआ था इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट Mi-17V5 हेलीकॉप्टर। सो ये सारे डिटेल्स आपको पूछा जाएगा। या फिर अगर आप फर्स्ट चॉइस आर्मी देते हो तो आर्मी में आपका क्वेश्चन बनने वाला है कि अगर आप फर्स्ट चॉइस आर्मी दिए हो तो आप आर्मी में कौन कौन से वेपन्स हैं, कौन कौन से रेजिमेंट हैं, आप कौन सा रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहते हो, आर्मी में अभी क्या क्या मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आर्मी का एक्सरसाइज किस किस कंट्री के साथ हुआ है, आर्मी का जो रैंक स्ट्रक्चर है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। मतलब आपको एक बेसिक नॉलेज तो अपने सर्विसेज के बारे में होनी ही चाहिए। सिमिलरली आप नेवी अगर लोगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसीलिए आपको ये भी प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपको इंटरव्यू में कोई दिक्कत ना हो। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अपने चॉइस ऑफ सर्विसेज। उसके बाद जो लास्ट वाला जो कॉलम है, ये कॉलम, दिस कॉलम इज ओनली फॉर रिपीटर्स। रिपीटर का मतलब दोस्त हु आर गोइंग एसएसबी फॉर द सेकेंड टाइम। यहाँ पे दिस कॉलम इज फॉर रिपीटर। अगर आप पहले कभी एसएसबी दे रखे हो तो आप ये वाला कॉलम फिलअप कर दो। लेट से आपने टीएस एंट्री कहीं पे दिया होगा या फिर एनडीए एंट्री कहीं पे दिया होगा, तो आप बेस्ड ऑन दैट यू कैन राइट। लेट से इफ़ यू हैव अटेंडेड टीएस 46 एंट्री, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सीरियल नंबर 1 टाइप ऑफ एंट्री TES 46 और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपका एसएसबी कौन से बोर्ड में हुआ था, उस बोर्ड का जगह का नाम क्या था। अपना एसएसबी का नंबर, लेट से आपका एसएसबी इलाहाबाद में हुआ था तो आप यहाँ पे आपने इलाहाबाद का एक बोर्ड का नाम लिख दो जहाँ पे आपका एसएसबी हुआ था। लेट से आपका 34 एसएसबी में हुआ था, आप इस तरह से यहाँ पे लिख दो 34 एसएसबी इलाहाबाद। उसके बाद अपना डेट लिख दो कि आपका एसएसबी कब हुआ था, अपना चेस्ट नंबर लिख दो, अपना बैच नंबर लिख दो। अगर आपको चेस्ट नंबर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप डैश भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये कंपलसरी फिलअप करना है। ये कंपलसरी एसएसबी नंबर एंड प्लेस ये आपको कंपलसरी फिलअप करना है। अगर आप डेट भी भूल गए हो कि आप पिछली बार एसएसबी कब गए थे तो भी आप ये वाला ब्लैंक रख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपको ये दोनों तो कंपलसरी फिलअप करना है कि आपका एंट्री किया था और आपका एसएसबी नंबर और प्लेस क्या था। सो फ्रेंड्स, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द कंप्लीट डिटेल ऑफ द PIQ। आपको भी इसके बारे में अच्छी से समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है रिगार्डिंग द PIQ, यू हैव टू आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। और एक चीज़ और मैंने आपको बताना गया भूल, यही आपको बताना था। अगर यहाँ पे अपने प्लेस के बारे में लिखते हो तो आपसे क्वेश्चन आपके प्लेस के बारे में भी पूछा जाएगा। जैसे कि आपने लिख दिया यू बिलोंग टू वाराणसी, दे विल आस्क दैट वाराणसी इज नोन फॉर रिलीजियस प्लेस, टेल मी द इम्पोर्टेंस ऑफ वाराणसी, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्लेसेस टू विजिट इन द वाराणसी, हु इज़ द MP ऑफ वाराणसी, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट। सो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, तो आपको ये भी प्रिपेयर कर लेना है। और यहाँ पे आपका कौन सा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे आपके एजुकेशन वाले में, कि आपका रिलेशनशिप कैसा है अपने फादर से, अपने मदर से, अपने ब्रदर या फिर अपने सिस्टर से। आप अपना टाइम किस टाइप से स्पेंड करते हो और किन के पास ज़्यादा स्पेंड करते हो।
आपका रिलेशनशिप कैसा है आप अपने फैमिली मेम्बर से, आप अपने फैमिली को कितना सपोर्ट करते हो, ये सारे क्वेश्चन भी आपको यहाँ से बनने वाला है। और यहाँ से आप आपके स्कूल के बारे में एक दो क्वेश्चन बन सकता है कि आप किस स्कूल में पढ़े हो, आपके फेवरेट दोस्त कौन है, आप क्यों उसी को अपना फेवरेट दोस्त मानते हो, वो आपको कब कब हेल्प करता है, आप उसको कब कब हेल्प करते हो। सो दीज ऑल क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन योर SSB, so be prepared with all these questions. I hope I have told you the each and everything minutely, how to fill each and every on details. So all of you enjoyed the video, please put your thoughts in the comment section, like the video, share this video to all of them. Still, if you have any doubt, put your doubt in the comment section. So this was the end of the video. I hope all of you enjoyed the video. Thank you friends for tuning till the end. Thank you.